बिहार में इलेक्शन आने वाला है और अभी सवाल उठ रहा है कि आखिरकार मोदी जी और डबल इंजन की सरकार ने वहां पर क्या काम किया है। क्या काम किया है, हेटर्स तुम्हारे को दिखाना चाहता हूं कितना बड़ा वहां पर काम किया है। 100 करोड़ रुपए की रोड वहां पर बनाई है। बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि उस रोड बनाने से पहले पेड़ों को वहां से वो लोग काटना भूल गए। इको फ्रेंडली मोदी जी बन चुके हैं यहां पर। यस, अबे सड़क के बीच में पेड़ है, गाड़ी क्या झाड़ी में से निकालेंगे? अब देखो, मोदी जी चाहे बाकी के स्टेट्स पे अडानी से जितने भी जंगल कटवा दें, लेकिन एक बात पक्की है, मोदी जी वंतारा को भी प्रमोट करेंगे और मोदी जी सड़क पे से पेड़ भी नहीं कटवाएंगे। मोदी जी कितने ज्यादा इको फ्रेंडली है। तुम लोग वैसे ही यार मोदी जी को कहते रहते हो कि पेड़ वेड़ कटवाता रहता है चाचा। इनफैक्ट यहाँ पर सरकार बात करती है ग्रीन कॉरिडोर्स के बारे में। फाइनली हमने एक ग्रीन कॉरिडोर यहाँ पर देख लिया है, जहां पर सड़क के बीच में पेड़ ही उगे हुए हैं पूरे के पूरे। लेकिन इसके साथ मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आता है, जहां पर अभी के हाईवेज पर गाड़ी होती है, बीच में कभी कभी गाय आ जाती हैं, यहां पर गाय घूमेंगी और बीच बीच में गाड़ियां आपको नजर आएंगी। ये अनोखी रोड होने वाली है। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी कह चुके हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन यहां पर खा भी रहे हैं और यहां पर पेड़ उगा भी रहे हैं। भाई आखिरकार ये कैसी रोड बनाई जा रही है? और अगर ये करप्शन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं है तो और क्या है? बहुत सारे लोग अभी भी ये बात मानते हैं कि मोदी जी, बीजेपी बिल्कुल यहां पर साफ सुथरी है, वॉशिंग मशीन में किसी को भी निकाल देती है, वो भी बंदा साफ हो जाता है। लेकिन ये क्लासिक एग्जांपल है कि बीजेपी के अंदर कितने बड़े लेवल का करप्शन यहां पर बैठा हुआ है, जो कि कभी भी नहीं हटने वाला। ये आपको सिर्फ चोमू बना सकते हैं कि हमने हटा दिया, हमने हटा दिया, लेकिन यही है असली करप्शन के मसीहे पापे। एंड ये पहली बार नहीं, दूसरी बार यहां पर देखने को मिल रहा है। थोड़े दिन पहले बीजेपी की डबल इंजन सरकार एंड मध्य प्रदेश में एक 90 डिग्री टर्न वाला यहां पर फ्लाईओवर बनाया गया था, वो भी टैक्स पेयर के पैसे से बनाया गया। उसके बाद न्यूज निकल कर आई कि उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इसमें भी टैक्स पेयर का पैसा लगेगा। अब ये पता चल रहा है कि 100 करोड़ रुपए से सड़क बनाई, उसमें पेड़ लगे हुए, ये भी टैक्स पेयर के पैसे से हो रहा है। बिहार जैसी स्टेट जहां पर ऑलरेडी पैसा नहीं है, लोग ऑलरेडी भुखमरी से परेशान है, लोगों के पास ऑलरेडी कोई बहुत बड़ी आमदनी नहीं है, वहां पर 100 करोड़ रुपया टैक्स पेयर का इस तरीके से बर्बाद किया जाता है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा मित्रों। अब देखो, कोई और सरकार होती तो उनका ध्यान होता इस चीज के ऊपर, लेकिन ये बीजेपी के लोग हैं, इनका ध्यान इस चीज के ऊपर नहीं है कि कहां पर करप्शन हो रहा है कहां पर नहीं हो रहा। इनका ध्यान है दिलजीत दोसांझ की फिल्म के ऊपर। दिलजीत दोसांझ ने किसको ले लिया फिल्म में, कौन सा उसने गाना गा दिया, कौन सा उसने ट्वीट कर दिया। ये इतने ज्यादा आउटरेज हो जाते हैं दिलजीत दोसांझ से कि करप्शन इनको दिखाई नहीं देता। भैया करप्शन इनके लिए कुछ है ही नहीं। अब इतने दिनों से बेचारे आईटी सेल के चोमू लगे पड़े थे दिलजीत दोसांझ को गालियां देने में, वहां पर भी इनका पोपट हो गया और वो भी इनकी अपनी बीजेपी नहीं कर दिया। अलग अलग तरीके निकाल रहे थे। दिलजीत दोसांझ की सिटीजनशिप को यहाँ पर कैंसिल करने की बातें चल रही थी, लेकिन अब बीजेपी जो है दिलजीत दोसांझ के यहाँ पर सपोर्ट में निकलकर सामने आ चुकी है। एक स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, जिन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और ये कहा है कि दिलजीत दोसांझ की सिटीजनशिप कैंसिल नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया है एंड वो काफी ज्यादा पेट्रियोटिक है। ये ट्वीट लंबा चौड़ा इन्होंने यहाँ पर लिखा है एंड ये ट्वीट नहीं है, ये भक्तों के पिछवाड़े पे काफी तगड़ी लात है जो कि ट्विटर पे मारी गई है। मुझे डर लग रहा है यार, मिस्टर सिन्हा यहाँ पर डिप्रेशन में चला जाएगा। रात रात को उठ के वो सोचता होगा कि कल किस तरीके से मैं यहाँ पर दिलजीत को गालियां दूंगा, कल किस तरीके से यहाँ पर लिबरल्स और लेफ्ट विंग को गालियां दूंगा। लेकिन अगले दिन यहाँ पर बाहर निकल के मोदी जी और उनकी पार्टी मिस्टर सिन्हा के मंसूबों पे पानी फेर देती है। अब डिप्रेशन में चला जाएगा मिनिटी सिन्हा यार। इनफैक्ट मुझे तो पूरे आईटी सेल के लिए इस टाइम पर डर लग रहा है। ये कैसे गाली देंगे आमिर खान को? भाई कल को बीजेपी निकलेगी और आमिर खान को भी यहाँ पर बैक करना शुरू कर देगी। वैसे ही थोड़े दिन पहले हमने देखा था शहजाद पूनावाला की फोटो सामने आई थी आमिर खान के साथ। ये चल क्या रहा है भाई बीजेपी के अंदर? नहीं मैं नहीं मानता। ये वो मोदी जी, ये वो बीजेपी है ही नहीं। मोदी जी मुझे तो लग रहा है ये खुद ही लिबरल बन चुके हैं इस टाइम पे। मोदी जी का रंग ना भक्तों के दिल पे से इस टाइम पर उतरता चला जा रहा है। एक तो क्योंकि मोदी जी कुछ ज्यादा लिबरल बनते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी जी के झूठ हर आए दिन पकड़े जाते हैं। अब रिसेंटली एक और झूठ पकड़ा गया। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर में और फिर उसके बाद भी थ्रू आउट ये बात बोली कि सेना को खुला हाथ मैंने यहां पर दिया, जैसे कि पता नहीं मोदी जी ने ही हाथ बांध रखे थे सेना के एंड अब खुले हाथ दे दिया। अब तो भैया पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। हर चीज में अपने आप को सेना से बड़ा समझना, लेकिन यहाँ पर सेना ने ही मोदी जी का पोपट करके रख दिया है। इंडिया की डिफेंस अटैचे हैं, इन्होंने ये बताया एक प्रेजेंटेशन के दौरान कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट्स लूज करने का काम किया था एंड वो भी पॉलिटिकल लीडरशिप कंस्ट्रेंट्स की वजह से। अभी पॉलिटिकल लीडरशिप कंस्ट्रेंट्स ये है कि मोदी सरकार ने एक्चुअली में यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को ये कहा था कि वो पाकिस्तान के डिफेंस बेसिस को अटैक ना करे और इस वजह से इंडियन एयरफोर्स के कुछ विमान यहाँ पर, कुछ फाइटर जेट्स जो है वो डाउन हो गए। इसके बारे में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बात हो रही थी। अब देखो ये सिंपल सी बात है, जब दो देशों की लड़ाई होती है तो दोनों का ही नुकसान कुछ ना कुछ यहाँ पर होता है। ईरान इजराइल की हुई,
दोनों का ही नुकसान यहाँ पर हुआ। लेकिन इस बात को यहाँ पर माना क्यों नहीं जाता है? माना इसलिए नहीं जाता है जिससे कि मोदी जी से कोई सवाल ना पूछ ले। मोदी जी सवाल पूछोगे मोदी जी से तुम? बट पॉलिटिकल लीडरशिप कंस्ट्रेंट, आखिरकार ये कंस्ट्रेंट आया क्यों? मोदी जी की लीडरशिप जो ये कह रही थी कि हमने तो आर्म फोर्सेस को खुला हाथ दे दिया था, उन्हीं आर्म फोर्सेस का एक बंदा यहाँ पर ये कह रहा है कि नहीं, मना किया गया था पाकिस्तान के डिफेंस बेसिस को अटैक करने के लिए, एंड इसी वजह से यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं वो डाउन हुए थे। अभी जो डिफेंस अटैचे हैं इनका नाम है कैप्टन शिव कुमार, और सबसे पहले तो लोग यही ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार ये डिफेंस अटैची क्या होता है। डिफेंस अटैची नहीं, डिफेंस अटैचे होता है। एंड अटैचे का मतलब यहाँ पर होता है एम्बेसी का एक पर्सन जिसको कोई खास जिम्मेदारी दी जाती है किसी खास फील्ड में। ये कैप्टन शिव कुमार है जिन्होंने एक प्रेजेंटेशन के दौरान ये बताया कि कितने जेट्स गिरे ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन डेफिनेटली कुछ जेट्स तो यहाँ पर गए हैं। अब यहाँ पर कहा गया कि कुछ जेट्स डाउन हुए हैं, एक जेट डाउन नहीं हुआ है, कुछ जेट्स डाउन हुए हैं, ये बात भी क्लियरली कही गई है। इसके बाद हालांकि सरकार का ये भी निकल करके आ गया कि इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है, लेकिन भैया यहाँ पर रायता तो फैल चुका है, सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। एंड मोदी जी की अपनी भक्त मंडली भी सवाल पूछ रही होगी कि मोदी जी हमसे क्यों झूठ बोला? That India lost a lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. But after the loss, we changed our tactics and we went for their military installations. So we first achieved separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense, and then that's why all our attacks then could easily go through using surface to air missiles, BrahMos, surface to surface missiles. यहाँ पर कैप्टन शिव कुमार जो बोल रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए, मोदी जी ने आखिरकार पहले ही वहां के आर्मी बेसिस को उड़ाने का, उनको अटैक करने का ऑर्डर क्यों नहीं दिया था? यहाँ पर नैरेटिव तो ये सेट किया जा रहा था कि इस्लामाबाद तक घेर लिया गया है, लाहौर तक पहुंच गए हैं, कराची तक पहुंच गए हैं, लेकिन मोदी जी की लीडरशिप ने ये भी ऑर्डर्स नहीं दिए थे इंडियन एयरफोर्स को कि वहां के मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया जाए। एंड मोदी जी की पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से ही हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हैं वो डाउन हुए हैं। सीधा सीधा जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पॉलिटिकल लीडरशिप, और पॉलिटिकल लीडरशिप से मतलब मोदी जी की होनी चाहिए, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। अरे हम बात करेंगे ही नहीं, हम गोदी में बैठे हुए हैं यार, मजे आ रहे हैं हमें गोदी में बैठ के। अब इसके बारे में बात होगी या नहीं होगी ये तो नहीं पता, लेकिन पॉलिटिकल चोमूपना कम यहाँ पर नहीं होने वाला। दिल्ली से एक और न्यूज निकलकर सामने आई जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है कि 4 जुलाई और 11 जुलाई को दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन्स कराए जाएंगे। अबे मॉनसून के अंदर आर्टिफिशियल रेन कौन कराता है? मॉनसून की वजह से रोज दिल्ली में यहाँ पर बाढ़ आ रखी है, लेकिन इनको मॉनसून के टाइम पर आर्टिफिशियल रेन कराना है। डबल बाढ़ लेकर के आएंगी रिस्की रेखा। एंड आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर वेदर फोरकास्ट, और ये दिल्ली का है एंड आप भी चेक कर सकते हो इसको। थर्सडे यानी कि 4 जुलाई, ऑलरेडी 70% एरियाज में यहाँ पर बारिश होने के आसार हैं। यहाँ ऑलरेडी वेदर फोरकास्ट पे लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, ऑलरेडी जिस दिन यहाँ पर बारिश होनी है उसी दिन ये बरसों रे बरसों मेगा मेगा करने वाले हैं। मोदी जी यहाँ पर अपने मोरों के साथ बारिश में डांस करने वाले। अरे भैया कोई और टाइम नहीं मिला क्या? मई के महीने में भी स्मॉग देखा गया, थ्रू आउट स्मॉग यहाँ पर देखा गया, उस टाइम पर इन्होंने कोई आर्टिफिशियल रेन नहीं कराई। आंधियां चलवा देते, रेन करवा देते, थोड़ा सा पोल्यूशन हटवा देते, लेकिन नहीं, अब करवाएंगे जिस टाइम पर ऑलरेडी बारिश हो रही है। अभी ऐसी मूव है जिसको कोई भी आप क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन भक्स बीइंग भक्स वो इसको भी डिफेंड कर रहे हैं। और आपको दिखाना चाहता हूं एक कमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक बंदा लिख रहा है कंपैरिजन तभी तो होगा कि ये सक्सेस है या नहीं जब आर्टिफिशियल रेन का कंपैरिजन होगा नेचुरल रेन से। मतलब भक्तों के हिसाब से ये आर्टिफिशियल रेन और नेचुरल रेन का कंपैरिजन कराने के लिए 4 जुलाई को बारिश कराई जा रही है। कौन सा कंपैरिजन होगा, कौन से मैदान में कंपैरिजन किया जाएगा एंड किस बेसिस पे कंपैरिजन किया जाएगा? मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास लॉजिक्स नहीं है, अगर लॉजिक्स नहीं है तो चुप बैठा करो ना, बेस्ट है तुम्हारे लिए, ऐसे बेइज्जती नहीं कराओगे रोज रोज अपनी। अभी आर्टिफिशियल रेन होती क्या है और कैसे होती है? आर्टिफिशियल रेन जो है वो क्लाउड सीडिंग से होती है, एंड ये पहली बार नहीं, दुबई में भी कई बार इसको यूज किया जाता है वहां के वेदर की वजह से। लेकिन इसको लेकर के एक बहुत बड़ा रूमर ये भी है कि इसकी वजह से कई बार दुबई में बाढ़ आ जाती है। अब यहाँ पर ऑलरेडी दिल्ली में बाढ़ आई हुई है, एंड जून के महीने में हमने देखा कि 2-3 बार बाढ़ आई है। उसके बाद अगर हम क्लाउड सीडिंग कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि और ज्यादा हालात यहाँ पर खराब हो जाए। क्लाउड सीडिंग करनी है, आर्टिफिशियल रेन करनी है तो सही टाइम पर करो ना। गर्मी वाले दिन किस दिन कर देना, बारिश वाले दिन कौन करता है यार। इसी साथ जाते जाते एक और ट्रेंडिंग न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। अमित शाह के मंसूबे कभी भी यहां पर पास मत होने देना यार तुम लोग। यहां तेलंगाना में कहां सरकार बनाने के मंसूबे अमित शाह के थे, किस तरीके से मैं खरीदूंगा, बेचूंगा, कर दूंगा,
लेकिन उन सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया। टी राजा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से रेजिग्नेशन दे दिया है। टी राजा सिंह की रेजिग्नेशन वाली न्यूज को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आने वाले टाइम में योगी आदित्यनाथ रेजिग्नेशन ना दे दे, या फिर उससे भी ज्यादा कहीं मोदी जी रेजिग्नेशन दे दे कल को। टी राजा सिंह जो कि हर आए दिन जहर उगलने का काम करता था, हिंदू मुसलमान करता था, एंड हैदराबाद के अंदर बीजेपी का थोड़ा बहुत बेस बनाने का यहां पर काम कर रहा था, अब वही पार्टी से बाहर निकल चुका है। उसने रिजाइन कर दिया है, एंड रिजाइन इसलिए किया टी राजा ने क्योंकि वहां का जो स्टेट चीफ बनाया था उसको लेकर के टी राजा सिंह हैप्पी नहीं थे। यही चीज थोड़े दिन पहले हमने तमिलनाडु में देखी थी और अब हम सेम चीज तेलंगाना में भी होती हुई देख रहे हैं। एंड उसके बाद कुछ लोग यहाँ पर ज्ञान पेलते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी के अंदर तो बहुत ज्यादा यूनिटी है। मोदी जी बात करते हैं एक है तो सेफ के बारे में, अरे भैया अपनी पार्टी को तो एक कर लो पहले। एंड इमेजिन अगर सेम चीज किसी और पार्टी में हुई होती, कांग्रेस में हुई होती, डीएमके में हुई होती, किसी में भी हुई होती, तो अभी तक गोदी मीडिया यहाँ पर 6-6 फुट की छलांगे मार रहा होता मेंढक की तरह। लेकिन अब आखिरकार कहां है रूबिका लियाकत, अंजना दीदी कहां है? जैसे बीजेपी में दरार की ऐसी कोई न्यूज सामने आती है, सारी की सारी गोदी मीडिया जो है वो सपना सवन्ना में चली जाती है एकदम से। अब वैसे आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर अपनी भड़ास को निकालना। साथ ही जाते जाते आपसे 2 अपील करना चाहता हूं। पहली अपील, वीडियो को लाइक किया करो, शुरुआत में लाइक कर दिया करो, जिससे कि यूट्यूब ऐसी वीडियोस को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। दूसरी अपील यहाँ पर यह है कि प्लीज आगे आओ, चैनल को ज्वाइन करो या फिर सुपर थैंक्स का बटन दबाओ। एक बहुत ही अलग टाइप का, बहुत ही यूनिक शो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। एंड आप लोग सोच रहे हो कब लेकर आने वाला हूं, थोड़ा सा हमारे को टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई कर ही नहीं रहा है न्यूज की स्पेस में इस टाइम पर, इसलिए उसको बनाने में हमारे को टाइम भी लग रहा है। प्रोफेशनली हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बनने में आपके साथ की भी यहाँ पर जरूरत है। तो इसलिए प्लीज आगे आइए, चैनल को ज्वाइन करिए या फिर आप सुपर थैंक्स का बटन दबा सकते हैं। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।